समाजशास्त्र में फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर 1694 से 1778 ने धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन किया। वह व्यक्तियों के बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकारों के भी पक्ष में था। फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता का समर्थन किया। मतलब इनसे पहले फ्रांस में व्यक्तियों को बोलने का अधिकार नहीं था, उनकी अभिव्यक्ति का भी कोई अधिकार नहीं था। इसी कारण वाल्टेयर को कहना पड़ा कि धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए और बोलने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। वह व्यक्तियों के बोलने और अभिव्यक्ति मतलब उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं उनको व्यक्त करने की अधिकारों के पक्ष में था। जबकि भारत में तो बोलने की स्वतंत्रता भी थी और धार्मिक सहिष्णुता भी सनातन कई वर्षों से, हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसलिए भारत में कई देवी देवता, कई धर्मों की मान्यता है और सभी को एक साथ स्वीकार किया जाता है। कहीं किसी में कोई विरोध नहीं है, सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा कभी नहीं था, इसलिए वहाँ के दार्शनिकों को ऐसे विचार व्यक्त करने पड़े। मॉन्टेस्क्यू 1689-1755 ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में लिखा है कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक साथ एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। वह अधिकारों के पृथकीकरण के सिद्धांत और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में थे, क्योंकि उनको मालूम है कि राजाओं के पास ये तीनों चीज़ें होती थी। प्रशासनिक सत्ता भी होती थी, विधायी सत्ता भी होती और न्यायिक सत्ता भी होती थी, जिसका वे कई बार दुरुपयोग करते थे और जनता पर अत्याचार करते थे। अगर ये तीनों होंगे, तीनों अलग अलग संस्थाएं होगी, तो इनको जोड़कर चलने में जनता की भलाई के ही काम होंगे। यदि ये तीनों एक साथ किसी के एक व्यक्ति के पास में आ जाए तो उसमें निरंकुश होने का ज़्यादा खतरा है। इसलिए उन्होंने यह बात सही कही है। वह अधिकारों के पृथकीकरण के सिद्धांत, मतलब ये तीनों जो अधिकार हैं उनमें पृथकीकरण होना चाहिए, सभी एक के पास नहीं होना चाहिए, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। रूसो 1712 से 1778 ने अपनी विख्यात पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने लिखा है कि किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। उनका मत था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उनकी अपनी पसंद की सरकार हो। मतलब रूसो के समय में भी आम जनता पर काफ़ी पाबंदियां थी, इसलिए उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं कि व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उनकी पसंद की सरकार हो। जनता को अपना शासक चुनने का उस समय अधिकार नहीं था, तो उन्होंने लिखा कि जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार हो। उस समय लोगों के व्यक्तित्व पर कई तरह की पाबंदियां थीं। उस समय राजा होते थे। उस समय, उस युग में ही यह अवधारणा बनी कि किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार हो। उनका मत था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उनकी अपनी पसंद की सरकार हो। ये रूसो का कहना है, जो उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में व्यक्त किया है। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र की मूल विशेषता धर्म तथा आर्थिक व सामाजिक संगठन के बीच का सिद्धांत बताया है। धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि धर्म के समाजशास्त्र की मूल विशेषता धर्म तथा आर्थिक व सामाजिक संगठन के बीच का सिद्धांत है। वेबर का कहना है कि धार्मिक स्वार्थ कर्म को प्रेरित करते हैं और यह कर्म आर्थिक सामाजिक संगठन को निश्चित करते हैं। वेबर कहते हैं कि धार्मिक स्वार्थ, धर्म के जो स्वार्थ हैं, कर्म को प्रेरित करते हैं। वेबर ने यह बात बिल्कुल सही कही है कि मनुष्य जो है
धार्मिक चीज़ों से अधिक प्रेरित रहता है। मनुष्य को विज्ञान भी इतना डिगा नहीं सकता है, ये सामाजिक बंधन भी नहीं डिगा सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वह सब कुछ करने को तैयार रहता है। हर धर्म के अपने अपने स्वार्थ होते हैं जो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे मनुष्य कितना ही आलसी हो, लेकिन धर्म के नाम पर वह कार्य करने को प्रेरित हो ही जाता है। लाखों वर्षों से धर्म ही ऐसी चीज रही है जिसके द्वारा मनुष्य को सामाजिक कार्यों में जोड़ा गया है। उससे वो कार्य करवा लिया गया है जो वो कभी नहीं कर सकता था, और यही कर्म आर्थिक और सामाजिक संगठन को निश्चित करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है जो अभी भी यदा कदा लागू होती है। धर्म का समाजशास्त्र की मूल विशेषता क्या है? विशेषता धर्म तथा आर्थिक और सामाजिक संगठन बीच का सिद्धांत है। धर्म क्या है? आर्थिक और सामाजिक संगठन के बीच का संबंध का सिद्धांत है। आर्थिक और सामाजिक संगठन के बीच का सिद्धांत है धर्म तथा आर्थिक और सामाजिक का कहना है धार्मिक स्वार्थ कर्म को प्रेरित करते हैं और यह कर्म आर्थिक और सामाजिक संगठन को निश्चित करते हैं। धार्मिक स्वार्थ कर्म को प्रेरित करेंगे और यही जो कर्म होंगे वह आर्थिक और सामाजिक संगठन को निश्चित करेंगे, ऐसा मैक्स वेबर का कहना है। मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग की 3 प्रमुख विशेषताएं। वर्ग क्या 3 विशेषताएं? वर्ग के सभी सदस्यों को बहुत कुछ एक सी आर्थिक सुविधाएं या अवसर प्राप्त होते हैं। एक जैसे वर्ग में एक जैसी आर्थिक सुविधाएं और अवसर मिलेंगे। वर्ग पूर्णतः आर्थिक हितों पर आधारित होता है। वर्ग हम जानते हैं कि आर्थिक हितों के पर आधारित होता है। आर्थिक स्थिति से ही वर्ग का निर्माण होता है और इनके सदस्यों को वस्तुओं पर अधिकार और आय के संबंध में कुछ निश्चित अवसर प्राप्त होते हैं। वर्ग में जो व्यक्ति रहते हैं, सदस्य रहते हैं, उनको वस्तुओं पर अधिकार और आय के संबंध में कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अवसर या सुविधाएं वस्तुओं तथा श्रमिकों के बाजार भाव के अनुसार बदलती रहती हैं। ये अवसर भी क्या होते हैं? ये अवसर या सुविधाएं, अवसर को ही सुविधाएं माना गया है, वस्तुओं तथा श्रमिकों के बाजार भाव के अनुसार बदलते रहते हैं। वर्ग की 3 विशेषताएं। नंबर 1, वर्ग के सभी सदस्यों को बहुत कुछ एक से आर्थिक सुविधाएं या अवसर प्राप्त। एक से आर्थिक सुविधाएं व अवसर। दूसरा है वर्ग पूर्णतः आर्थिक हितों पर आधारित हो, इनके सदस्यों को वस्तुओं पर अधिकार और आय के संबंध में निश्चित अवसर प्राप्त हो। वर्ग जो है आर्थिक हितों पर आधारित होता है। तीसरा है कि यह अवसर या सुविधाएं वस्तुओं तथा श्रमिकों के बाजार भाव के अनुसार, ये जो सुविधाएं होती है बाजार भाव के अनुसार बदलती रहती हैं। तो वर्ग की 3 विशेषताएं होती है कि वर्ग के सदस्यों को एक सी आर्थिक सुविधाएं मिलती है। नंबर 2, ये आर्थिक सुविधाएं ये आर्थिक हितों पर आधारित होती है। ये वर्ग जो है आर्थिक हित पर बने हुए रहते हैं। कुछ निश्चित अवसर मिलते हैं जिसके कारण ये वर्ग का निर्माण होता है। तो नंबर 1 तो हो गया एक सी आर्थिक सुविधाएं, और इनके जो वर्ग का निर्माण है आर्थिक हितों पर आधारित होता है। और इनको जो ये अवसर मिल रहे हैं वो किस पे मिल रहे हैं? श्रमिकों के बाजार भाव या वस्तुओं या श्रमिकों के बाजार भाव के अनुसार मिल रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।